हेलो एवरीवन। आज आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश जिसका समय काल है आपको 323 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व। ठीक है, इससे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद आपको ये महाजनपद काल। तो ये तीनों का वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है और बौद्ध और जैन धर्म का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का समय काल कब था? 323 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है, इसको जानने का स्रोत क्या है? तो एक तो आपको पुरातात्विक है, ठीक है, दूसरा साहित्यिक है और तीसरा विदेशी यात्री जो आए तो उनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई या फिर पत्र लिखा गया तो उसके तहत हम लोग को जानकारी मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग अशोक के शिलालेख को देखेंगे। उसके बाद 1750 ईस्वी में टील पैंथर ने इसकी खोज की थी अशोक के शिलालेख को, तो वो देखेंगे। फिर 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो अशोक के जो शिलालेख थे तो उस पर जो कुछ लिखा हुआ था तो उसको पढ़े थे, सर्वप्रथम इन्होंने ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब सारा आपको क्या आएगा? पुरातात्विक स्रोत में आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत। और लिपि की बात कीजिएगा तो लिपि ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी और ग्रीक थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का सहगोरा शिलालेख, यहाँ से भी जानकारी मिलता है मौर्य वंश के बारे में। सहगोरा आपको उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद कुम्हरार है, कुम्हरार से प्राप्त राज्य प्रसाद। कुम्हरार आपको पटना में, ठीक है, पटना में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है NMCH। ठीक है, तो वहाँ से आपको पास में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये कुम्हरार स्थल है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आहत सिक्के मिले, पंचमार्क कॉइन। ठीक है, पंचमार्क कॉइन वो होता था जिस सिक्के पे कुछ जो स्टाम्प होते थे, ठप्पा ठप्पा जो लगाया जाता था उस पे भिन्न भिन्न प्रकार का क्या होता था? चित्र बना हुआ था आकार आकृति बना हुआ था। ठीक है, तो आहत सिक्के। और उसके बाद देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो उनका पुस्तक था, ठीक है, उसमें भी आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, तो अर्थशास्त्र शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में ये आता होगा कि ये आर्थिक क्रिया या आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है, पर वास्तव में उसमें राजनीतिक से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया था कि राजा कैसा हो, उनका शासन प्रशासन कैसा हो, ठीक है, और उनकी राजनीति किस प्रकार की हो। तो अर्थशास्त्र में आपको इस बात की जिक्र की गई है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ भी दिया जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था तो वो किस विषय वस्तु से संबंधित थे, तो आप याद रखिएगा ये राजनीतिक से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद मेगस्थनीज का पुस्तक था इंडिका, तो इससे भी मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से। और उसके बाद जैन धर्म का देखिएगा तो कल्पसूत्र, अचारांग सूत्र और परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, बौद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यवदान और अशोकावदान, इन सब से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। कुछ विदेशी स्रोत भी है, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज आए थे, तो मेगस्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, तो उससे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए ये सेल्यूकस निकेटर जो थे ये ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए एंटीयोकस I का राजदूत आया होता था डायमेक, ये सीरियन थे। ठीक है,
तो ये विदेशी स्रोत हो गया। तो स्रोत से कई बार आपको पूछ दिया जाएगा कि ये किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा ये किस राजा के समकालीन थे या किस राजा के समय काल में आए थे और इनके द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। तो इस प्रकार का आपको सवाल पूछा जाता है। अब आते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। कौटिल्य या जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, तो इनके बारे में बोला जाता है कि विष्णुगुप्त जब एक बार कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आए। तो उन बच्चों में एक बच्चा पे उनका नज़र पड़ा। तो वो क्या कर रहा था, एक लीडर के की भावना से उस खेल को खेल रहा था। तो जो विष्णुगुप्त थे कौटिल्य उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको क्या हुआ, अपने साथ लेकर आ गए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का फिर अब देखिए समय काल और उनकी उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, ये धनानंद वही हैं जो कौटिल्य का क्या किए थे, अपमान किए थे। और कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त उसी दिन प्रण लिए थे कि एक समय आएगा जब हम तुम्हारा क्या करेंगे, सत्ता को पलट कर देंगे, यानी कि विध्वंस कर देंगे। और वही हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जब उनके जीवन में आए तो उनको वो तैयार किए और फिर क्या हुआ, इस प्रकार नंद वंश का क्या हुआ, समाप्ति हो गया। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनको क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। इनके समय में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ये बात अभी आपको हम मौर्य वंश के स्रोत में बताए हुए थे। इतिहास में कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। सेल्यूकस को हराकर और उनकी पुत्री हेलेना से उन्होंने विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस निकेटर के साथ जो ये संबंध स्थापित हुआ, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एरियान का क्षेत्र प्रदान किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई। तो ये अभी कुछ देर पहले ही आपको हम मौर्य के स्रोत के बारे में बता रहे थे, तो उसमें आपको बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। ठीक है। ये मेगास्थनीज जो है इनके द्वारा एक पुस्तक का रचना किया गया था जिसका नाम क्या था, इंडिका। इससे मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त को एक दो नाम से भी बुलाया जाता था, जैसे कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस नाम से। देखिए इसका मीनिंग जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यदि कभी पूछ दिया जाए कि एंड्रोकोटस किससे संबंधित था, तो आप वहाँ पे जवाब देंगे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि हम लोग आज मौर्य साम्राज्य को पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट्स या स्टार लगा के लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। ये भावनाथ गिरनार गुजरात में है। ठीक है। कई बार आपको एग्जैक्ट जगह का नाम भी पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा। भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म स्वीकार किए और 298 ईसा पूर्व में उन्हीं की सहायता से श्रवण बेलगोला गए थे और संलेखना विधि से उन्होंने क्या किया, प्राण त्याग दिए। और ये श्रवण बेलगोला के पास आपको चंद्रगिरी पहाड़ है। ठीक है।
जब हम पिछले वीडियो में आपको बौद्ध के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है, बौद्ध के बारे में और जैन के बारे में, तो हम वहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बताए हुए थे कि मगध में जब अकाल आया हुआ था तो कैसे जैन धर्म में विभाजन हुआ और श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में क्या हुए, जैन धर्म बट गए हुए थे। ठीक है, आगे चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के सहगोरा शिलालेख, ठीक है, तो यहाँ पे मगध में अकाल की चर्चा मिलती है। अभी आपको हम बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी, राजधानी भी कई बार आपसे पूछ लिया था, तो राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। आप लोग को कभी पटना जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे एक स्टेशन है पाटलिपुत्रा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार, और इसे अमित्रकोटस के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब ये था कि ये शत्रुओं का क्या करते थे, नाश कर देते थे। अब आते हैं बिंदुसार पे। देखिए थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य जो है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसका वीडियो बड़ा होगा, इसमें थोड़ा फैक्ट्स भी ज़्यादा होगा और आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक है, बार बार नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो बिंदुसार का समय काल देखिएगा तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व है। देखिए बिहार दरोगा में आपको इतिहास पूछा जाता है, ठीक है, और जब आप इतिहास देखिएगा भारत का और बिहार का, ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके ये आपको गुप्त उत्तर गुप्त काल तक है, यहाँ तक आपको तो सामान्य सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक प्रॉपर बिहार का बात है तो बिहार के लिए हम ये करेंगे कि आपको एक बिहार स्पेशल का वीडियो बना के दे देंगे, बिहार स्पेशल का वीडियो बना के दे देंगे जिसमें हम बिहार का ज्योग्राफी, यहाँ का मेला, जनजाति, नहर नदी जो भी महत्वपूर्ण होगा और राजवंश, ये सब जितना भी संबंधित होगा, तो ये सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बिंदुसार का समय काल कितना था, 298 बीसी से 273 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, पुत्र थे, और इसे अमित्रकोटस नाम से जाना जाता था। अभी आपको हम बताएं इनके द्वारा बिंदुसार ने क्या किए, जो आजीवक संप्रदाय थे, आजीवक संप्रदाय, इनके संस्थापक हुए मखली गोसाल, जो कि महावीर और बुद्ध के समकालीन थे। देखिए समकालीन भी आपसे पूछ लिया जाता रहता, तो ये याद रखिएगा कि कौन राजा के समकालीन, कौन विद्वान था, दार्शनिक थे, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किए और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। इनके समय में सीरिया के शासक एंडुकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजे हुए थे। देखिए आप जब भी किसी भी टॉपिक को आप इतिहास में पढ़िएगा, तो इतिहास में जब भी पढ़िएगा तो आपको 3-4 पहलू पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ का क्या था, ठीक है, दूसरा धार्मिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसा था, ठीक है। तो इन पहलू को आप अवश्य ही कवर करेंगे और उसकी जो है जानकारी का स्रोत क्या था, ठीक है, क्या उसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है, या फिर बौद्ध धर्म में जिक्र किया गया है, या फिर जैन धर्म में जिक्र किया गया है। तो ये जो पहलू हैं, ये जो फैक्टर हैं, इनको आप
खास करके क्या कीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। बिंदुसार ने क्या किए कि इनसे शराब और मीठा अंजीर और दार्शनिक की मांग किए। किनसे? एंटियोकस प्रथम से। ठीक है, मतलब इनके डायमेकस को ये बात बोले तो इन्होंने क्या किया, अपने राजा को बताया, तो उन्होंने शराब मीठा अंजीर तो दे दिए, मगर वो बोले कि जो दार्शनिक है यानी कि जो विद्वान है वो नहीं देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी मान लीजिए कि कोई भी देश हो या चाहे आप ही क्यों ना हो, यदि आपसे बोला जाएगा कि कोई आपके पास जो इंटेलेक्चुअल है, ज्ञानी है, उसको बोला जाए कि आप दान कीजिए, कर दीजिए, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि उसको दान करेगा। ठीक ना। बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजदूत भी आए, डायनोसियस। देखिए, मिस्र का जब जिक्र आया है तो आप लोग मैप लेके हमेशा पढ़िएगा। देखिए, इतिहास हो या फिर भूगोल हो या फिर आपको राज्य व्यवस्था हो, जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा दिमाग को खुले रखिए। खुले रखने का मेरा तात्पर्य ये है कि किसी विषय को पढ़ते वक्त आप इतना संकीर्ण मत हो जाइए कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम इतिहास पे ही नज़र रखेंगे। थोड़ा बहुत यदि ज्योग्राफी का भी सेक्शन आता है तो आप उसको कवर कीजिए। ठीक है, जैसे मिस्र आया तो मिस्र से सटा हुआ आपको लाल सागर है, तो आप लाल सागर को देख लेंगे कि उससे कौन कौन सा देश जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिस्र का राजधानी कहाँ, कैरो है। तो आप इन सभी पहलू को करेंगे तो क्या होगा कि तैयारी और भी आपका आसान हो जाएगा। बिंदुसार ने सर्वप्रथम अशोक को अवंती का क्या किए, गवर्नर नियुक्त किए। और तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार पहले तो सुसीम को भेजे, तो सुसीम से वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या किए, अशोक को तक्षशिला का गवर्नर बना के भेज दिए। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार एक महान राजा का समय काल क्या होता है, अंत हो जाता है। उसके बाद आगमन होता है अशोका, अशोका द ग्रेट किंग का। ठीक है, तो अशोक के बारे में बोला जाता है कि अशोक जो थे अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बने। देखिए, इतिहास तो ना तो आप लिख रहे हैं ना हम लिख रहे हैं, जो इतिहासकार जो हैं जो बताए हैं और जिस भी कंक्लूजन पे वो पहुँचे हैं उसके बाद फिर दिए, भारत सरकार उसको एक्सेप्ट किए, फिर जो बताया गया तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं। कोई अपने तरफ से इतिहास क्या होता है क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो अशोक के बारे में बोला गया कि वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बने। इसमें उनका मदद किया राधा गुप्त। ठीक है, और इस बात की जानकारी आपको दीपवंश और महावंश से मिलती है। दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, भारतीय इतिहास में अशोक अपने शिलालेख और धम्म के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। देखिए, अशोक राजा के बारे में बताया जाता है कि जब कलिंग से युद्ध हुआ तो वहाँ पे इतना खून खराबा हुआ, इतना कत्ले आम मचाए कि जब चारों तरफ लाश और चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था, तो इन सभी चीज़ों को देख के क्या हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उसी वक्त वो निर्णय लिए कि अब हम जीवन में कभी हथियार नहीं उठाएंगे और हम शांति का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले आप लोग दिल्ली की एक लड़की बिहार के बारे में कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल की हुई थी कि बिहार के जो लोग होते हैं उनको सिविक नहीं होता, उनको समझ नहीं होता है, मतलब असभ्य हैं, इस तरीका की। तो देखिए, हमारा इतिहास जो है बहुत ज़्यादा ही हमें गर्व करने वाला है। ठीक है, जो बिहार को नहीं जानते हैं वही बिहार के बारे में इस तरह का अभद्र शब्दों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अशोक के बारे में चलिए अब देखते हैं। अशोक का जो शिलालेख था तो उसमें बृहद यानी कि बड़ा वाला, तो बृहद शिलालेख की संख्या 14 थी, लघु की थी 7 और कुछ मिश्रित शिलालेख थे, इसकी संख्या नहीं बताया गया है क्लियर रूप में। ठीक है,
अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टील पेंथर के द्वारा किया गया, ठीक है। और अशोक के शिलालेख जो था उसको सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। देखिए ये जो दो नाम है, जेम्स प्रिंसेप और टील पेंथर, ये नाम आप याद रखिएगा जितना बार एग्जाम होता है, ठीक है। और मौर्य काल से पूछा जाएगा तो आपको ये शब्द कहीं ना कहीं एक सवाल आपको यहाँ से निश्चित ही आना है, ठीक है। शिलालेख की बात कीजिएगा तो उसका भाषा कैसा था, प्राकृत। प्राकृत भाषा का मतलब ये हो गया कि जो स्थानीय लोग बोलते हैं। जैसे कि अब कोई बिहार में मान चलिए कि छपरा से होंगे तो उधर बोला जाता है कि भोजपुरी भाषा बोलते हैं। कोई मिथिलांचल के होंगे तो उधर मैथिली बोला जाता है। कोई पटना वाले क्षेत्र से होंगे तो उधर मगही बोला जाता है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता। तो जो भी स्थानीय भाषा था ना तो उसी को प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है। और लिपि क्या है, लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी है। और अरमाइक और ग्रीक भी पाया गया, ठीक है। अशोक का प्रथम शिलालेख जो था बृहद वाला, तो उस शिलालेख में बताया गया कि पशु की हत्या पर रोक लगाना है, ठीक है। जो उनके सेना होंगे या मंत्री होंगे तो उनको आदेश दिया जाता होगा और वो फिर क्या होता होगा, उस पत्थर पे लिखवाते होंगे। अशोक के तीसरे बृहद शिलालेख में आप देखिएगा कि वहाँ की प्रशासनिक अधिकारी युक्त रज्जुक प्रादेशिक की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते थे तो उनको इन नामों से संबोधित किया जाता था, ठीक है। अशोक के बृहद शिलालेख 13वां की बात कीजिएगा तो इसमें कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया गया। अभी आपको हम कलिंग युद्ध के बारे में बताए थे कि अशोक का जो है कलिंग से बहुत भयानक, वहाँ पे बहुत ही भयानक क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और उसके बाद ही क्या हुआ, वो शांति की तरफ लौट गए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ, निग्रोध का प्रवचन सुन कर बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए और तथा उपगुप्त ने इस बौद्ध धर्म की उनको क्या हुआ, शिक्षा दी है। अशोक ने रूमेनदेही शिलालेख से मौर्य काल की कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रूमेनदेही ये नेपाल में है, ठीक है, लुम्बिनी जगह है वहां पे। तो कर व्यवस्था की जानकारी दी जाती है। वहां पे क्या हुआ वास्तव में कि जब अशोक का यात्रा हुआ था नेपाल को तो वहां पे कुछ कर व्यवस्था तो उसमें क्या हुआ, वो रियायत दिए हुए थे, मतलब थोड़ा बहुत छूट दिए हुए थे। अशोक के भाब्रू शिलालेख से त्रिरत्न की जानकारी मिलती है। और ये त्रिरत्न क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। अशोक के समय काल में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक के समय काल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और ये किस स्थान पे आयोजन हुआ था, पाटलिपुत्र में, ठीक है। और अशोक के द्वारा कुछ निर्माण भी करवाया गया। जैसे देखिए सांची का स्तूप, ये आपको मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप का इन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। अशोक के जो पुत्र थे उनका नाम था क्या, महेंद्र। और पुत्री थी संघमित्रा। इनको श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनको क्या हुआ था, भेजा गया था। अशोक की बात करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम था और कुछ लोग कहते हैं कि उपाधि धारण किए थे। देवनाम प्रियदर्शी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक जो थे वो उपाधि धारण किए थे निम्नलिखित में से कौन था। तो देवनाम प्रियदर्शी यदि होगा तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। देखिए उपाधि ये होता था ना, ये दर्शाता था कि ये राजा की क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो इसलिए वो उपाधि का धारण करते थे। अशोक के लघु शिलालेख से उनके व्यक्तित्व जीवन पर प्रकाश पड़ता है कि मतलब उनका विचार जो था वो किस प्रकृति के लोग थे, ठीक है।
उनकी पत्नी का बात करेंगे तो उनकी पत्नी का नाम था महादेवी कारुवाकी, असंगमित्रा, पद्मावती, तिस्य रक्षिता, और उनके पुत्र थे महेंद्र, तीवर, कुणाल। देखिए, जब राजा महाराजा का समय काल था उस टाइम में बहुत सारी धर्म पत्नियां रखी जाती थी। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा और चारुमती। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ। ठीक है, और इसकी हत्या करते हैं उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और समय काल क्या होता है? 185 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश से आपको जितना भी महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य था वो सारा इसमें कवर किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्रोत जो है ये पुरातात्विक, साहित्यिक या फिर विदेशी, तो इसमें जिस भी व्यक्ति का नाम आए तो उस व्यक्ति का नाम आप याद रखिएगा। और ये दो व्यक्ति खास करके जेम्स प्रिंसेप, ये अक्सर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा तो यदि इतिहास का सवाल पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लीजिए। जेम्स प्रिंसेप का नाम पूछा ही पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आएगा। खोज किसने किया था? टील पेंथर। तो ये इस प्रकार का जो भी जानकारी है, ठीक है, आप उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाया गया है तो इसका नोट्स यानी कि PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और कल हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से आगे का राजवंश देखेंगे और आने वाले अगले दिन में, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकाल का पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मध्यकाल का पढ़ेंगे और मध्यकाल का जब हो जाएगा तो फिर हम लोग आधुनिक काल का पढ़ेंगे। ठीक है, और जब आधुनिक काल का भी समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको एक हम मास्टर वीडियो देंगे बिहार स्पेशल का, जो 3 से 3.5 घंटा या फिर 4 घंटा का वीडियो होगा। उसमें बिहार स्पेशल में सारा बिहार का एक एक पहलू को कवर कर लेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का स्थापना, बिहार से संबंधित अन्य राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, यहाँ की साक्षरता, यहाँ की जनसंख्या, जितना भी होगा ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे, बिहार स्पेशल में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए मन लगा के। और बिहार दरोगा का जो 28 पदों का वैकेंसी आया, जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे तो सबसे पहले जाके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाएगा तो फिर ये पढ़ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। क्योंकि अभी बिहार दरोगा का देखिए वैकेंसी आने वाला है और कब तक आएगा इस बात का गारंटी कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन का टाइम आने वाला भी है। तो जो राज्य के सरकार है वो अपने हिसाब से ही वो उन सब चीज़ को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो वर्तमान में हमारा दायित्व ये बनता है कि जो मौका जो अभी आया हुआ है तो हम लोग क्या करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फोकस करें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मन लगा के। धन्यवाद।